इसी को आप लोग ज्यामिति कहा जाता है। ज्यामिति। अब ज्यामिति के अंतर्गत जो है हम लोग को पढ़ना क्या क्या उसे समझिए। वो एक टर्म नहीं है ज्यामिति के अंतर्गत। सबसे पहले तो आएगा रेखा, दूसरा टर्म आएगा आपका कोण, तीसरा आ जाएगा आपका त्रिभुज, चार नंबर में आ जाएगा आपका चतुर्भुज, पांच नंबर में आपका बहुभुज यानी पॉलीगॉन, और 6 नंबर में आएगा आपका वृत्त। मतलब ज्यामिति के अंतर्गत 6 चैप्टर पे हम लोग को बात करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेखा, और उसके बाद हम लोग जो है आगे हम लोग धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज फिर से बतलाएं। इसमें क्या है सो सुनिए कि यहां जो पढ़ रहा है उसका कुछ प्रॉपर्टी यहां यूज होगा, इसका कुछ प्रॉपर्टी यहां यूज होगा, इसका कुछ प्रॉपर्टी यहां यूज हो जाएगा। मतलब एक दूसरे से आपका रिलेट करता हुआ चलेगा। अगर आप दूसरा यानी कोण का प्रॉपर्टी को भूल रहे हैं या त्रिभुज का प्रॉपर्टी भूल रहे हैं तो आपको चतुर्भुज बनाने में हो सकता है कठिनाई हो जाए। मतलब कुछ ना कुछ इसका इधर का प्रॉपर्टी एक दूसरे के साथ शेयर करेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग रेखा पे चले। तो अगर रेखा पे चलेंगे तो सबसे पहला टॉपिक दीजिएगा बिंदु। बिंदु पॉइंट सबसे पहला टॉपिक है आपका बिंदु। लीजिएगा बिंदु। यह एक काल्पनिक ज्यामितीय आकृति है। यह एक काल्पनिक ज्यामितीय आकृति है जिसमें ना तो लंबाई ना मोटाई और ना ही चौड़ाई होती हैं। इन्हें हम बिंदु कहते हैं। जैसे हमने एक डॉट दे दिया इस तरह से, एक पॉइंट बनाया। ये क्या है आपका, एक हमने इसे बिंदु का नाम दिया। ये आपका बिंदु है। अब यहां पे देखिए कि इसका तो ना कोई लंबाई है, ना मोटाई है, ना चौड़ाई है। तो ये क्या कहला रहा है आपका, एक बिंदु है जिसका सिर्फ हम कह सकते हैं ज्यामितीय आकृति, जो कि एक काल्पनिक है। वो हम मार्कर से बनाए तो इतना मोटा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप ऐसे किए तो आपका भी वो बिंदु हो गया। ठीक, लेकिन इससे क्या हो सकता है, एक नोट लिखिएगा इसी के अंतर्गत। उसमें लिखिए एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकते हैं। एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकते हैं। जैसे कि हमने एक बिंदु दिया और यहां पे देखिए कि एक रेखा यह हुआ, एक रेखा यह हुआ, एक रेखा यह हुआ, एक रेखा यह हुआ। मतलब इसी तरह से इसी बिंदु से,
मतलब अनंत रेखाएं आपका जो है गुजर सकते हैं। ठीक, अब यहां हमने एक रेखा का बात बोला कि अनंत रेखा, तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि रेखा क्या है। तो आगे लिखिए रेखा। रेखा, इसे सरल रेखा भी कह सकते हैं, सरल रेखा या रेखा लिख दीजिए, सरल रेखा या रेखा लिखिएगा, सरल रेखा या रेखा, इसे परिभाषित करते हैं। लिखिए, वह काल्पनिक ज्यामितीय आकृति, वह काल्पनिक ज्यामितीय आकृति जिसमें केवल लंबाई हो, जिसमें केवल लंबाई हो, किंतु ना तो चौड़ाई और ना ही इसकी मोटाई हो, और ना ही इसकी मोटाई हो, रेखा कहलाती है, रेखा कहलाती है। जैसे, और इसी के अंतर्गत यह लिख दीजिएगा, थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके उसमें लिखिएगा, रेखा दोनों दिशा में असीमित दूरी तय करती है। रेखा दोनों दिशा में असीमित दूरी तय करती है। कहने का मतलब यह हुआ कि हमने एक लाइन ड्रॉ किया और ये इस तरह से हमने दोनों तरफ एरो का साइन दिखा के हम यह इंडिकेट कर दिए कि यह रेखा इधर भी आपका मूव कर रही है और इधर भी मूव कर रही है इंफिनिटी टर्म तक। ठीक, लेकिन यहाँ पे इंफिनिटी कैसे, क्योंकि नंबर है नहीं, तो हमने यह कहा कि असीमित दूरियां तय करेगी। यह हुआ आपका रेखा। अगर कभी भी इसे इंडिकेट करना होता है तो ए बी और इस तरह का साइन लिख दिया जाता है इसके ऊपर। ठीक, तो यहाँ पे ए और बी लिख दे, एग्जाम्पल में लिखते चलिए इसे। अभी थोड़ा सा आपको रेखा पढ़ने में इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, वो कौन से इंटरेस्ट शुरू होगा, लेकिन जानेंगे तभी जाके हम कौन को पढ़ाने पाएंगे। आगे लिखिएगा, किरण, हाँ किरण, रे, किरण, रे। अच्छा, इस किरण को बताने से, किरण कहते किसे हैं जी? सूर्य का। ठीक, तो हम उसका एग्जाम्पल देके सिर्फ बताना चाहे तो सूर्य से जो प्रकाश आती है वो तो किरण है। मान लेते हैं अब पृथ्वी है, ठीक, यहां से सूर्य जो है, सूर्य की किरण यहाँ पे पहुंच रही है, इसका मतलब सूर्य का रोशनी केवल एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यही ना? ठीक, तो इसका मतलब परिभाषा भी वही होना चाहिए। देखिएगा, रेखा का वह भाग जो केवल एक ही दिशा में गतिमान हो, उसे किरण कहते हैं, उसे किरण कहते हैं। ये एक ही दिशा में मूव कर रहा है, ठीक, मान लेते हैं यह ए और ये बी। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि अगर इंडिकेट होगा इस तरह से एरो साइन, आगे लिखिएगा रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड।
रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। तो हम लोग पहले देखे रेखा, एक देखे किरण, अब रेखाखंड आ रहा है। लिखिएगा रेखाखंड, लिखिएगा रेखा का एक सीमित भाग, रेखा का एक सीमित भाग रेखाखंड कहलाता है। रेखा का एक सीमित भाग रेखाखंड कहलाता है। तो मान लेते हैं कि यह आपका रेखा हुआ, ठीक। अब इसे हमने एक सीमित करना चाह रहे हैं, तो ए और यह बी लिख दिए। क्योंकि वो दोनों डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, क्योंकि हमने उसे लिमिट कर दिया है, सीमित कर दिए हैं। इसका मतलब ए और यह बी क्या हुआ, रेखाखंड। और रेखाखंड को इस तरह से लिख देंगे ए बी, और उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है जिसपे कोई भी एरो का निशान नहीं है, तो वो क्या है आपका रेखाखंड, ठीक। आगे लिखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, रेखा हुआ, लाइन सेगमेंट हुआ, यानी आपका रेखाखंड हुआ, किरण हुआ, सबसे अनंत बिंदुएं आपका खींची जा सकती है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने इसको नहीं बोला। सर रेखाखंड तो हम लोग सीमित तक, रेखाखंड में देखिए, कहने का मतलब यह हुआ कि असंख्य बिंदुएं हो सकती है, सो बोल रहे हैं। या जैसे कि ये रेखाखंड है ना, ये रेखाखंड ही, पहले तो आप रेखा ले लीजिए, तो यहाँ ये नहीं हो सकता है, बिंदु जी, यस सर, बिंदु होगा, है ना। अब किरण है, तो किरण में भी तो यह हो सकता है बिंदु, चूंकि यह जो रेखा ही बन रहा हो तो बिंदु का मेलाव से ही बन रहा है ना, यही हो सकता है। लेकिन जिसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए उस पर हम बात नहीं की, क्योंकि वो आपका एग्जाम में परिभाषा पूछने वाला नहीं है। वो प्रश्न जो आएंगे वो कौन से स्टार्ट होंगे। लेकिन हाँ, इसे आवश्यकता है, डायरेक्ट हम कौन स्टार्ट करेंगे तो अनकंफर्टेबल लगेगा, बिना रेखा पढ़े हुए सीधे कौन पे आ गए। इसी कारण से पूरा का पूरा हम लोग बारीकी से चर्चा करना होता है। तो नॉर्मली यही समझ के चला जाता है कि ना तो रेखा आएगा, ना तो रेखाखंड आएगा, ना तो किरण आएगा, लेकिन इसकी आवश्यकता होंगे। तो बेसिक से हम लोग बात कर रहे हैं, तो जिससे कि हर एक टर्म को हम लोग अच्छा से समझ सके। तो अगला टर्म आता है आपका संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट, संरेख बिंदु। हाँ, संरेख, संरेख बिंदु, बिंदु होगा या रेखा होगा, संरेख बिंदु ही लिखिए। हाँ, पॉइंट ही बोले, कोलिनियर पॉइंट। और उसमें लिखिएगा वे 3 या 3 से अधिक, वे 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा में स्थित हो, वे 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा में स्थित हो, एक ही रेखा में स्थित हो, संरेख बिंदु कहलाते हैं, संरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे ये हमने कहा 3 या 3 से अधिक बिंदु ना, तो ए बी सी डी ई एफ जी, तो ये सब जो बिंदु आप देख रहे हैं सब कैसा बिंदु है, संरेख बिंदु, ठीक। सभी क्या है, एक ही लाइन पे आपका मौजूद है, संरेख बिंदु। नीचे लिख दीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एक संरेख बिंदु है। जब संरेख पढ़ लिए तो स्वाभाविक सी बात है कि असंरेख भी पढ़ेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट, उसे भी लिखिएगा। असंरेख बिंदु
असंरेख बिंदु परिभाषित करते हैं, लिखिएगा। वे 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक रेखा पर उपस्थित ना हो, जो एक रेखा पर उपस्थित ना हो, असंरेख बिंदु कहलाता है। वे 3 या 3 से अधिक बिंदुएं जो एक रेखा पर स्थित ना हो, असंरेख बिंदु कहलाते हैं, असंरेख बिंदु कहलाते हैं। मान लेते हैं एक डॉट हमने यहां दिया, बिंदु यहां दिया और यहां दिया आपका, ये और यह एक रेखा बन सकता है, ठीक, ये और यह एक रेखा बन सकता है, लेकिन हमने कहा कि आपका 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित ना हो, है ना, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह कैसा बिंदु है आपका, असंरेख बिंदु, ठीक, यानी आपका ए बी और सी एक असंरेख बिंदु है, असंरेख बिंदु, नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगला टॉपिक लिखिएगा संगामी बिंदु, संगामी बिंदु नहीं, संगामी रेखा लिखिए पहले, संगामी रेखा। उसमें लिखिएगा वे 3 या 3 से अधिक रेखा, वे 3 या 3 से अधिक रेखा जो एक बिंदु से होकर गुजरते हैं, जो एक बिंदु से होकर गुजरते हैं, तो वे रेखा संगामी रेखा, तो वे रेखा संगामी रेखा कहलाते हैं, संगामी रेखा कहलाते हैं, तथा वह बिंदु संगामी बिंदु कहलाता है, वह बिंदु संगामी बिंदु कहलाता है। कॉन्करेंट पॉइंट, ठीक, देखिए हमने कहा 3 या 3 से अधिक रेखा इस बिंदु से हम गुजारना चाह रहे हैं, एल एम और यह एन रेखा है, एक बिंदु मान लेते हैं यह ओ बिंदु है, ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि 3 या 3 से अधिक रेखा किसी एक बिंदु, तो यह बिंदु कहाँ कहलाएगा, संगामी बिंदु, और ये जो रेखा एल एम और एन जो देख रहे हैं यह संगामी रेखा कहलाएगा, संगामी रेखा। दिक्कत है दिनेश, अभी तो कुछ बतला भी नहीं किया, हम परिभाषा बता रहे हैं। आगे लिखिए तो लिखिएगा समांतर रेखा, समांतर रेखा, पैरेलल रेखा, हाँ पैरेलल लाइन लिखिएगा। जब दो रेखा, ऐसे लिखते दो क्यों, दो से अधिक भी लिखा जा सकता है, जब दो या दो से अधिक रेखा एक दूसरे को
किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद ना करे तथा इन सभी रेखाओं के बीच की दूरी आपस में समान हो तो वे रेखा समांतर रेखा कहलाते हैं। हमने एक लाइन ड्रॉ किए, तो इसे हमने L रेखा माना और इसे M रेखा माना। तो देखिए, एक चीज को ध्यान रखिएगा, ये जो रेखा है यहां, अगर यहां से लेकर यहां तक जो है अगर 5 मीटर का डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो इस क्षेत्र में भी 5 मीटर का ही डिस्टेंस होना चाहिए। अगर इससे कम हो गया तो कहीं ना कहीं जाके इसको काट देगा। एग्जांपल देते हैं, ठीक। मान लेते हैं कि यह हमने एक रेखा ऐसे लिखा और एक ऐसे कर दिए, थोड़ा सा तिरछा कर दिए इस तरह से। यह L है, यह M है। क्या यह पैरेलल रेखा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कभी ना कभी आगे जब ये मूवमेंट करेगा आपका, तो ये आपका यहाँ पे इंटरसेक्ट कर देगा। अब प्रतिच्छेद कर दिया, इसका मतलब ये कभी भी समांतर नहीं हो सकता। समांतर कहने का मतलब यहां से लेकर जहां तक हम चले जाएं, उसका लंबाई यहाँ पे, यानी ये दोनों का डिफरेंस जो है, जितना का यहां से यहां तक का बीच का दूरी था, उतनी ही दूरी अंतिम तक होना चाहिए, तभी जाके वो समांतर होगा। ठीक। एक हमने यहाँ पे वर्ड लिया प्रतिच्छेद रेखा या प्रतिच्छेद बिंदु, जो भी बोल सकते हैं। तो वहां पे लिखिए प्रतिच्छेद रेखा ही लिख दीजिए। प्रतिच्छेद रेखा इंटरसेक्ट लाइन लिखिएगा। जब दो या दो से अधिक रेखा एक दूसरे को आपस में काटते हैं, जब दो या दो से अधिक रेखा जब एक दूसरे को आपस में काटते हैं, उसी का शुद्ध मीनिंग होता है प्रतिच्छेद करते हैं। तो वह रेखा प्रतिच्छेद रेखा कहलाता है या प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। मान लेते हैं यह एक लाइन हुआ और इस लाइन पे एक लाइन यह हुआ, तो L और यह M जो है प्रतिच्छेदी रेखा है, और जिस बिंदु पे काट रहा है वह प्रतिच्छेदी बिंदु है। प्रतिच्छेदी बिंदु है। हो गया। एक अंतिम है, उसे लिखिए लंबवत रेखा। लंबवत रेखा हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? जो वर्टिकली इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। ठीक है, ऊर्ध्वाधर। तो ये ऊर्ध्वाधर हो,
परपेंडिकुलर था वही चीज है। ऊपर वाला ऊर्ध्वाधर का तो नीचे वाला नीचे वाला क्षैतिज हुआ, ऊपर वाला ऊर्ध्वाधर। तो परिभाषा लिखिए, है ना, जिसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन भी लिख लीजिए। किसी सरल रेखा पर एक ऊर्ध्वाधर लाइन या ऊर्ध्वाधर रेखा खड़ी हो, ऊर्ध्वाधर रेखा वही वर्टिकली, है ना, ठीक, लाइन या रेखा खड़ी हो तो वह लंबवत रेखा कहलाती है। तो ये जो है लंबवत रेखा हुआ, ठीक है। तो ये आपका लंबवत रेखा, तो लंबवत कहने का मतलब यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनता, 90 डिग्री का, ठीक। तो रेखा के अंतर्गत हम लोग को इतना टर्म को जानना था, जो कि हम लोग जान गए। जिसकी आवश्यकता है उतना हमने बतला दिया। अब इसी का जो है आगे यूज होगा। तो रेखा हुआ समाप्त, स्टार्ट होता है कोण। देखिए कोण, अब जितना टर्म आएगा सब इधर आप समझ बनेगा कि कब रेखा कह रहे हैं, कब किरण कह रहे हैं, कब रेखाखंड कह रहे हैं। ऐसे किसी की आवश्यकता नहीं होना है, सिर्फ हम रेखा भी कहे, लाइन भी कहे, किरण भी कहे, सबका मीनिंग अगर बना भी दीजिएगा तो मामला एक ही बनने वाला है आगे भी, ठीक। क्योंकि बार बार ये सब टर्म आपके पास आने वाला नहीं है, जितना आवश्यकता था हमने बात किया। अब हम लोग आता है नया टर्म है कोण। कोण, एंगल, एंगल। उसमें लिखिएगा जब दो किरण एक ही अंत बिंदु, जब दो किरण एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण का निर्माण करती है। तो एक कोण का निर्माण करती है। और साथ ही साथ पहले डायग्राम बना लेते हैं। किरण हमने कहा, ठीक, ये है आपका एक, और यह एक बिंदु पे, तो ये जो है एरिया यहां से लेकर यहां तक जितना आपका घुमाव दिखाई दे रहा है, यही आपका क्या है, कोण है, डिग्री है, ठीक। तो कोण जो है को सामान्यता, ठीक, डिग्री से दर्शाया जाता है, सामान्यतः डिग्री से ही दर्शाया जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि ये आपका 30 डिग्री है, ठीक। हो सकता है कभी आपका इस तरह से हो 120 डिग्री है, ऐसे लिख देगा तो यहाँ पे आपका जो है वो डिग्री आपका इंडिकेट करेगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा वो डिग्री भी होगा, हो सकता है कि अल्फा बीटा गामा कुछ भी लिख दे, ए बी सी भी लिख सकता है, और साथ साथ आपका रेडियन भी दे सकता है। तो रेडियन बाद में यूज करेंगे, अभी सिर्फ हम लोग ये समझे कि आपका एक दो किरण जब किसी एक बिंदु से आपका निकलती है तो हमने वहां पे कोण का निर्माण करती है। और ये कोण में आप देखिए यहां से यहां तक को क्या कहेंगे जी, ये किरण तो है लेकिन अभी भुजा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, तो कैसे कहिएगा, भुजा ही कहलाएगा। तो ये जो कह रहा है बनाने वाली किरणें कोण की भुजाएं कहलाती है। अब ये किरण जो है पूरा का पूरा एक कोण बन गया, ठीक, ये बिंदु के माध्यम से, तो यहां से यहां तक आपका क्या कहलाया, भुजा। यह भी तो आपका भुजा ही होगा ना, ठीक, लिख दीजिए। और इस बिंदु को क्या कहेंगे, इसे वर्टेक्स, यानी शीर्ष ना, शीर्ष, वही वर्टेक्स।
हो गया ये कोण का मामला है। मतलब कोण होता क्या चीज है, सिर्फ हमने ये सीखे और कुछ नहीं। तो अब लिखिए कोण के प्रकार। अब शुरू होता है आप लोग का कोण के प्रकार। हम 10 क्लास अब याद आएगा, अभी तक नहीं आया होगा। कोण के प्रकार पढ़ा तो पढ़ते ना जी, पढ़े से ना पढ़े हैं दिलीप कुमार पैरा कॉलेज स्कूल पढ़े थे पहले। तो सबसे पहले कोण के प्रकार में लिखिएगा न्यून कोण। इंग्लिश में क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। ठीक, एक्यूट एंगल। जिनको लगता है कि लिखना है एक्यूट एंगल तो लिख लीजिएगा एक्यूट एंगल। लिखिए परिभाषा, ऐसा कोण जिसका माप 0 डिग्री से अधिक किंतु 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण कहलाता है। 0 डिग्री से अधिक परंतु 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण कहलाता है। हमने एक एग्जांपल लिया, ठीक, या हमने O लिखा, या A और या B, ठीक। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आप किरण को ही डॉट कर बनाए, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है हम लोगों को प्रश्न सोल्व करने में। नहीं तो ऐसा नहीं सुंदर दिखना है तो लगा दीजिए, वो अलग बात है, लेकिन आप एग्जाम में बनाइए, कभी भी अपने से भी ड्रॉ करें तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं हो। सिर्फ आपको तरीका, क्योंकि हम लोग एकेडमी का एग्जाम नहीं पढ़ रहे हैं, अरे कंपटीशन बढ़ रहे हैं, हमें जितना शॉर्ट में आपका जो है काम करके निकल जाना है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक। हमने कहा कि 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा हो, तो मान लेते हैं यह 45 डिग्री का कोण बना, तो यह एक्यूट एंगल होगा या नहीं होगा? होगा, ठीक। तो हमने क्या किया, जो परिभाषा लिखे हैं उस पे लिख सकते हैं कि 0 डिग्री से बड़ा, ठीक, एक थीटा डिग्री है जो आपका 90 से कम होगा। तो वह जो परिभाषा लिखा गया उसको हम एक लाइन में यह बात लिख सकते हैं, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ठीक। यह क्यों नहीं है, इसे हम लोग थीटा पढ़ते हैं, क्लियर है, ठीक। लिख लीजिए 90 से छोटा हो सर, वो एरो घूम जाएगा। क्या चीज? छोटा है तो छोटा एंगल छोटा हो जाएगा, एंगल छोटा हो गया, ठीक। ये इधर ऐसा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, और बराबर करना नहीं है। दूसरा टर्म लिखिएगा समकोण, राइट एंगल। ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री हो, ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री हो, वह समकोण कहलाता है, वह समकोण कहलाता है। हो गया, ठीक। वही यहां पे जो है आपका 90 डिग्री आएगा, और इसे हम लोग लिख सकते हैं, मान लेते हैं AOB, तो यानी AO परपेंडिकुलर OB, क्लियर है। ये इसका एग्जांपल हमने दिया है। और राइट एंगल तो डायरेक्ट कह रहा है कि थीटा इक्वल टू कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ये इस टर्म को लिख लीजिए, इसे लिखिए, और ये कभी भी अगर 90 नहीं लिखा हुआ और इस तरह का साइन दिया हुआ है
इसका मतलब याद रखिएगा वह 90 ही होता है। क्लियर हुआ? ठीक। अब ये 90 से जो है 90 डिग्री से एक आपका टूट जाएगा और एक कोण बन जाएगा आपका पूरक कोण। ठीक, इसका यूज यहीं पे कराएं हम। तो अगला टर्म लिखिएगा आपका पूरक कोण। पूरक कोण, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या इसी को कोटि पूरक भी कहा जाता है। कोटि पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। और इसमें लिखिएगा यदि दो कोणों का योगफल, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो वे कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। तो एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। मान लीजिए कि यह 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। ठीक, हमने कहा दो कोण या तो अलग अलग लीजिए या एक ही हमने ले लिया है अभी समझाने के लिए। तो हमने कहा जब दो कोणों का योगफल कितना हो, 90 डिग्री हो, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं ए ओ बी और यह सी, यानी हमने लिख दिया कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी बराबर कितना डिग्री, 90। इसका मतलब यह हुआ कि कोण ए ओ बी पूरक कोण है ना, किसका पूरक कोण है, किसका ओबीसी का, या कोण बीओसी का। ठीक, अच्छा एक चीज यहाँ पे हमें बताने की आवश्यकता यह पड़ रहा है, हमने कोण में नहीं बताया आपको कि मान लीजिए यहां तो लिख लिए ना, ये इस टर्म को समझ रहे हैं ना, इसे लिखिए पहले, उसके बाद एक चीज बतलाते हैं। जैसे कोण में हमने कहा था कि ए ओ और यह बी है, यहां पे थीटा डिग्री है, इसे कोण पढ़ेंगे, लिखा है कैसे यह कोण ए ओ बी, यह भी लिखा सकता है। कोण आपका हो जाएगा बी ओ ए, यह भी लिखा सकता है। ऐसा नहीं कि केवल इधर से ही लिखाते हुए आ रहा है, वो उल्टा भी चल सकता है, लेकिन हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, इसीलिए ए को हम लोग पहले लिखते हैं। कभी कभी आपका ऐसा भी हो सकता है कि इसे केवल एंगल ओ लिख दे, तब भी चलेगा। मतलब बीच वाला टर्म को ही इंडिकेट करना चाह रहा है वो, मतलब यह ओ लिखा है, मतलब यहां की बात को बतलाना चाह रहा है। कब वो आपका केवल ओ नहीं लिख सकता है, तब सुनिए बात को। मान लेते हैं कि इस तरह से आपका दिया हुआ है, ठीक, और यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, तो ये डायरेक्ट ओ नहीं लिखेगा। क्यों? क्योंकि ओ वाला टर्म यहाँ दो पार्ट में टूट चुका है, तो यह तोड़ के लिख देगा ए बी सी, तब लिखेगा ए ओ बी लिखेगा, ठीक, और बी ओ सी लिखेगा, और डायरेक्ट ओ नहीं लिखेगा। क्योंकि अगर डायरेक्ट ओ लिख दिया, इसका मतलब वो पूरा का पूरा कोण के बारे में वो चर्चा कर रहा होगा। क्लियर है? ठीक, तो अब यहां से प्रश्न चालू होता है। लिखिएगा पहला प्रश्न, लिखिएगा
40 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करें। 40 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करें। हो गया? कितना आ गया? तो मान लेते हैं कि 40 डिग्री है, हमें पूरक निकालना है, कितना जोड़ दें कि यह 90 बन जाए। यही हो सकता है। ठीक, तो अगर हम इस पे जो है, हमने यह भी सीखा कि जब दो कोणों का योगफल जो है 90 डिग्री के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि वह कोण एक दूसरे का पूरक है। तो मान लेते हैं कि कोण ए बराबर अगर 40 डिग्री है तो कोण बी का वैल्यू फाइंड कर दीजिए, और कोण बी का वैल्यू निकालना है तो कितना डिग्री आ जाएगा? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। ठीक, आगे लिखिएगा, उस कोण का मान क्या होगा, उस कोण का मान क्या होगा जो अपने पूरक कोण, उस कोण का माप क्या होगा जो अपने पूरक कोण का 5 गुना है। लिखिएगा, मतलब बनाइए, उस कोण का माप क्या होगा जो अपने पूरक कोण का 5 गुना है। कितना है? कितना है रिजवान? 75। अब हमने क्या कहा प्रश्न में? हमने कहा कि उस कोण का मान ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण का 5 गुना है। मान लीजिए एक कोण जो है x है, ठीक है, एक हमने मान लिया कि x डिग्री है, तो इसका पूरक कोण चूंकि 5 गुना होना चाह रहा है, हमने कहा उस कोण का माप ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक का 5 गुना है। ठीक, इसका मतलब यह हो गया कि यह 5x होता है, एक और पूरक होता है ना, एक x होगा तो एक 5x होगा, दोनों का योगफल कितना होगा? 90 डिग्री। तो यह 6x इक्वल टू यह 90 हो गया, तो 6 का 6 बचे 30, मतलब x इक्वल टू कितना? 15 डिग्री। अगर x का वैल्यू 15 आया है तो दूसरा का वैल्यू कितना आएगा? 75, क्योंकि यह 5x यानी आपका यह हो गया 15 गुना 5 यानी 15 पचे 75 डिग्री। अब आपको बदलाना है 15 आंसर होगा कि 75 आंसर होगा? 75। इसका आंसर 75 होगा। हो गया आंसर। क्यों? क्योंकि स्पष्ट कहा कि उस कोण का माप कीजिए जो अपने पूरक कोण का 5 गुना है, यानी यह देखिए 15 से 5 गुना है। अगला प्रश्न लिखिएगा, उस कोण का माप क्या होगा, उस कोण का माप क्या होगा जो अपने पूरक कोण की माप से 40 डिग्री अधिक है। हाँ, 40 डिग्री अधिक है। उस कोण का माप क्या होगा जो अपने पूरक कोण से 40 डिग्री अधिक है। 40 डिग्री अधिक है। पैंसठ। और कितनी का?
कितना 65 65 ठीक है। हमने कहा क्या पूरा कोण का माप से 40 डिग्री अधिक है। 40 डिग्री अधिक है। तो मान लेते हैं कि एक कोण x है और इससे 40 डिग्री अधिक है, मतलब एक कोण होगा x प्लस 40 और ये दोनों का योगफल कितना के बराबर होगा 90। ठीक, अब हमने इसे कर दिया 2x प्लस 40 इक्वल टू 90, यानी आपका 2x इक्वल टू कितना